नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। तलवार की धार पर नेपाली सरकार। नेपाल एक बार फिर से राजनीतिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। ओली से लेकर प्रचंड तक सभी अपने अपने रुख पर अड़े हैं। जेंजी भी किसी हाल में झुकने को तैयार नहीं है। संसद में खींचतान का माहौल है, सड़कों पर प्रदर्शन है और देश में गहराता तनाव है। क्या काठमांडू की सत्ता फिर किसी धमाके की ओर बढ़ रही है और क्या सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार इस सियासी आग को बुझा पाएगी? नेपाल में सियासी संग्राम। ओली से लेकर प्रचंड तक खींचतान। जेंजी बनी किंग मेकर। तलवार की धार पर नई सरकार। सत्ता गई, साजिशें बाकी। संसद में शोर, सड़कों पर बवाल। नेपाल में फिर संकट की आहट। तख्ता पलट, लेकिन तकरार बरकरार। सुशीला कार्की का इम्तिहान। नेपाल में हाल के तख्ता पलट के बाद राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस हिमालयी देश में एक बार फिर तनाव भड़क सकता है। अभी चंद दिनों पहले ही नेपाल में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। ये विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया और प्रदर्शनकारियों ने नेपाली संसद, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास समेत कई राजनीतिक दलों के कार्यालयों को फूंक दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेपाल में जेंजी किंग मेकर है, लेकिन ये जो जेंजी हैं ये किंग भी बन सकते हैं और इसके लिए उन्हें अपने आप को के आंदोलन को स्ट्रीमलाइन करना होगा। उन्हें अपने आंदोलन को एक राजनीतिक संगठन के रूप में बदलना होगा और आने वाले समय में वो यदि अपने आप को एक राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। और जाहिर है कि आज तो वो किंग मेकर की भूमिका में है, कल को वो किंग भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो जेंजी को विवेक से काम लेना होगा, जोश के साथ होश भी जरूरी है। इतना ही नहीं, देश के कई वरिष्ठ नेताओं पर हमले भी किए गए। बाद में नेपाली सेना की सख्ती के बाद शांति लौटी और सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने जिम्मेदारी संभाली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन कॉल पर बात की। पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने इस फोन कॉल पर नेपाल के जेंजी आंदोलन के दौरान हुए जानमाल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने नेपाल की जनता को राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। वहीं नेपाल में प्रमुख राजनीतिक दल अब भी देश की राजनीति में छाए हुए हैं।
वे अपनी सीटें और पद को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हालांकि जेनजी प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग देश की राजनीतिक बागडोर नए हाथों में सौंपने की थी। नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी UML और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सेंटर ने देश में लंबे समय तक राज किया। ऐसे में वो देश की राजनीति पर अपनी पकड़ को कमजोर करने के लिए तैयार नहीं है। इन पार्टियों को अब भी उम्मीद है कि अगले साल होने वाले चुनाव में एक बार फिर वो सत्ता में लौटेंगे। इस बीच नेपाल की युवा पीढ़ी जेनजी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल नारों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। वे जवाबदेही, पारदर्शिता और सत्ता हस्तांतरण की मांग को हर स्तर पर उठाने को तैयार हैं। सड़क पर उनके बैनर और नारे यही दर्शाते हैं कि सत्ता को नई पीढ़ी के हाथों में देना अब उनके लिए जरूरी है। नेपाल में चंद रोज पहले ही जेनजी ग्रुप ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के मंत्रिमंडल गठन का विरोध जताते हुए इस्तीफे की मांग कर डाली थी। सामाजिक कार्यकर्ता सुदन गुरुंग के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल को नियुक्त किए जाने पर भी भारी नाराजगी जताई थी। गुरुंग ने कार्की को चेतावनी दी कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो उन्हें हटाने में देर नहीं लगेगी। दूसरी तरफ नेपाल में राजनीतिक पार्टी कार्यालयों में ओली से लेकर प्रचंड तक की पुरानी जिद और अनुभव ने युवा नेताओं की योजनाओं पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ नेताओं की पकड़, उनकी रणनीति और पार्टी के भीतर उनका नेटवर्क जेनजी के आंदोलन को सीधे सत्ता में बदलाव तक पहुंचने से रोक रहा है। नेपाल की राजनीति वर्तमान में दो धुरियों के बीच फंसी हुई दिखाई देती है। एक तरफ युवा पीढ़ी की तेज और लगातार मांगे जैसे जवाबदेही, भ्रष्टाचार का विरोध और सत्ता का हस्तांतरण सड़कों पर दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर पार्टी कार्यालयों और वरिष्ठ नेतृत्व वर्ग में वही पुराना और अनुभवी नेतृत्व सत्ता की पकड़ मजबूत बनाए हुए है। ये संघर्ष केवल नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी और पुराने राजनीतिक ढांचे के बीच में भी है। सत्ता की ये जंग नेपाल के लोकतंत्र और प्रशासनिक संरचना के भविष्य को सीधे प्रभावित कर रही है। बता दें, नेपाल की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस NC में सत्ता नए हाथों में सौंपने की रफ्तार सबसे धीमी है। पार्टी के महासचिव गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा अपनी कमजोरियों का सामना करने और जनता से फिर से जुड़ने को लेकर मुखर रहे हैं। लेकिन पार्टी के लंबे समय से अध्यक्ष रहे शेर बहादुर देउबा चुप हैं। देउबा पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान हमला हुआ था। उनकी पत्नी और नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से भी मारपीट की गई थी। दोनों नेता अस्पताल में भर्ती हैं और इस्तीफा देने को तैयार नहीं हैं। हालांकि नेपाली कांग्रेस में देउबा के उत्तराधिकारी बनने की होड़ जारी है। कई नेता पहले से ही खुद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN UML मुख्यालय भी इससे अलग नहीं है। ओली लोगों की पहुंच से दूर किसी गुप्त स्थान पर छिपे हुए हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का भी कहना है कि उनका ओली से कोई संपर्क नहीं है। महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि नेतृत्व के सवालों का समाधान उचित समय पर किया जाएगा। प्रदीप ग्यावली और योगेश भट्टराई जैसे दूसरे नेता उत्तराधिकार की बजाय आंतरिक सुधारों पर जोर दे रहे हैं। हालांकि ओली के जानने वालों का कहना है कि वो पद से इस्तीफा किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि CPN UML को उन्होंने ही खड़ा किया है। वहीं पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी CPN माओवादी सेंटर भी इसी रास्ते पर चल रही है। हालांकि प्रचंड की पार्टी में बगावती सुर बाकी सबसे तेज है। CPN माओवादी सेंटर के उप महासचिव जनार्दन शर्मा ने प्रचंड के इस्तीफे की खुलेआम मांग की है। और ये स्पष्ट है कि नेपाल में जो केपी शर्मा ओली हो, चाहे वो प्रचंडा हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो जो पुराने राजनीतिक दल रहे हैं, उनमें आपस में जो मतभेद रहे हैं, भ्रष्टाचार की जो बड़ा समस्या रही है, वो अपने अपने हितों को साधने की प्रक्रिया में जाहिर है कि उन्होंने जनता के हितों की अनदेखी कर दी है। तो ऐसे जो भी नेपाल के राजनीतिक तंत्र के जो नेता हैं, उनको अपने आत्ममंथन करने की भी आवश्यकता है
उन्हें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है और जनता के जो ग्रीवांसेस को उन्होंने एड्रेस ना करके जनता के साथ एक संवादहीनता को बढ़ाने का और जनता के मुंह पर ताले जड़ने का जो काम किया था। और ओली शर्मा केपी शर्मा ओली ने तो सारी हदें क्रॉस कर दी कि जब उन्होंने सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया और जब जेनजी सड़कों पर उतरा तो गोलियां चलवा दी। कई दूसरे नेताओं ने भी पार्टी में सुधार की वकालत की है। हालांकि प्रचंड पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए राजी नहीं है और आगामी चुनावों का इंतजार कर रहे हैं। प्रचंड को उम्मीद है कि अगले चुनाव में उनकी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी और सरकार का निर्माण करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।